हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, गुड़िया बोली। कर्नाटका प्रदेश की ये बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बेदराजपुर एक गांव का शहर का नाम था। उस शहर में देवन्ना नामक एक सुनार था। उसके 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम भुजंगाचारी था, दूसरे का नाम था ईश्वराचारी, तीसरे का नाम आचार्यचारी था, सबसे छोटे का नाम देवशिवंताचारी था। वे चारों शिल्पी थे। 3 भगवान का शिल्प रचते थे, मगर चौथा इन लोगों के बने शिल्प को देखकर समय बिताता था। वह रोज देखता ही रहता था। तीनों भाइयों को जब यह बात पक्की हो गई कि यह लड़का बेकार है, कोई काम नहीं करता, तो वे गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तब वह अपना गांव छोड़कर अमृतपुर नामक एक दूसरे गांव में जाता है। वहां पर एक शिल्पी रहता था। वह उसके घर जाता है। वह शिल्पी उसका अता पता पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन सा गांव है, जात कौन सी है, क्या काम करते हो। जवाब में वह अपना नाम देशवंताचारी कहकर, मैं एक शिल्पी हूँ, मेरा गांव बेदराजपुर है, हम 4 भाई हैं, सभी का यही पेशा है, कहता है। अमृतपुर के शिल्पी की एक बेटी और 4 बेटे होते हैं। सभी उसके भाइयों जैसे ही शिल्प का काम करते हैं। उन लोगों ने यह सोचकर कि अपनी बहन इसके साथ सुखी रहेगी, उसकी शादी रचा देते हैं। देशवंताचारी इसके बाद भी कोई काम नहीं करता, आवारा घूमकर समय बिताता रहता है। वे लोग भी उसके आलस्य को देखकर ऊब जाते हैं। फिर वे उसे डांटकर कहते हैं कि तुम इस तरह आलसी बनकर समय बिताते हो तो अपने परिवार की क्या देखभाल करोगे। अभी या तो कुछ काम करो, नहीं तो अपनी घरवाली को लेकर यहाँ से निकल जाओ। देशवंताचारी इस बात पर अपने सालों से चिढ़ जाता है। एक अलग मकान किराए पर लेकर पत्नी के साथ रहना शुरू करता है। बीवी अपने भाइयों के यहाँ से दाल अनाज लेकर आती है, उसे पकाकर खिलाती रहती है। यह तरीका भी कितने दिन चल सकता था। फिर वह भी इसके इस व्यवहार को देखकर थक जाती है और कहती है, तुम अपने को शिल्पी कहते हो, कुछ काम नहीं करते, मेरे भाइयों के साथ मिलकर कोई काम क्यों नहीं करते हो। घर वाली की यह बात सुन देशवंताचारी अपने को अपमानित महसूस करता है। अपने सालों के साथ लकड़ी लाने जंगल में जाता है। वे लोग पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट लाते हैं, तो वह छोटी छोटी डालियां को काट लाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि मेरे भाई लोग तो बड़ी शाखाएं ले आए हैं, फिर तुम क्यों इतनी छोटी डालियां को काट लाए हो। देशवंताचारी अगली सुबह देवरत्न नामक एक पलंग बनाता है। पलंग के चारों पांव पर 4 गुड़िया बनाकर उन्हें उपदेश देता है। फिर उन सबको खोलकर लकड़ी के गट्ठे जैसे बनाकर 4 कोनों पर उन्हें टिका देता है। लकड़ी का गट्ठा देखकर वह हंसकर कहती है, तो रात भर तुमने यही काम किया। कोई बात नहीं, एक काम करना, किसी से मत कहो, मैं इसे ले जाकर बाजार में बेच आती हूँ। फिर देशवंताचारी अपनी पत्नी की असमर्थता को देखकर खुद ही वहां से लकड़ी को बेचने निकल जाता है। वह यह बोझ उठाकर राजमहल के रास्ते से जा रहा था। वहां एक महिला लकड़ी का गट्ठा देखकर उससे उसका भाव पूछती है। इस पर देशवंताचारी उसे कहता है, तुम यह नहीं खरीद सकती, तुम्हारे राजा अगर आकर खरीदना चाहे तो ठीक होगा। वह महाराज के पास जाकर लकड़ी की बात कहती है। महाराजा फिर उसका अता पता पूछकर भाव पूछता है। देशवंताचारी यह कहकर कि अभी मैं भाव नहीं बताऊंगा, इस गट्ठे को खोलकर लकड़ी को सजोइए, 4 दिशाओं में 4 अमरदीप जलाकर इस पलंग की पूजा कीजिए, फिर हाथ में एक कलम पुस्तक लेकर इस पर लेट जाइएगा। उन्हें लकड़ी का गट्ठा सौंपता है। राजा उसी बात मानकर चारों दिशाओं में 4 दीप जलाकर कलम पुस्तक हाथ में लेकर लेटता है। उस 4 कोनों पर रखे पलंग के पांवों पर रखी गुड़िया में से एक गुड़िया इस तरह बोलती है, बहन सुनो,
मैं बाजार जाकर घूमकर लौटने तक तुम जरा मेरी जगह पर अपना सहारा दे देना। गुड़िया ने वैसा ही किया। यह गुड़िया बाजार में घूमकर लौटी तो तीनों गुड़िया उससे बाजार की खबर के बारे में पूछती है। यह गुड़िया जवाब देती है कि वहाँ गौशाला में एक गाय थी। उसका बछड़ा गौशाला के दूसरे दरवाजे पर था। गाय उससे कहती थी कि यही पास में एक बाम्बी है, तुम वहाँ जाकर सो जाओगे तो तुम्हारी भूख शांत होगी। यह बात सुनकर राजा सब लिख लेता है। दूसरी गुड़िया अब कहती है, मैं अभी आ जाऊंगी, मेरे कोने पर तुम सहारा देते रहना। तब वह गुड़िया पूरे शहर में घूम आती है। उसे आगे हनुमान मंदिर दिख जाता है। वह वहीं जाती है। मंदिर के आगे 3 हांडी सोना रखा होता है। उसे गुड़िया देखती है। फिर वह राजमहल लौट आती है। तीनों गुड़िया उससे पूछती है कि तुमने क्या क्या देखा। वह जो जो जवाब देती है राजा वह सब लिख लेता है। अब तीसरी गुड़िया की बारी आती है। वह भी उसी तरह सहारे की मांग कर शहर में घूमने जाती है। महाराज के महल के पीछे एक बड़ा घड़ा होता है। उस घड़े में विक्रमादित्य के दरबार की एक कुर्सी दिखाई देती है। वह देखकर वह महल लौट आती है। आते ही तीनों एक साथ पूछती है कि बता तुम क्या देख कर आई हो। उसने जो जो देखता है वह सब तीनों गुड़िया को कहती है। राजा वह सब लिख लेता है। अब चौथी गुड़िया की बारी थी। वह भी इसी तरह कहकर निकल जाती है। शहर घूम आती है। उसके लौटने पर बाकी गुड़िया उससे भी पहले जैसा ही प्रश्न करती है। गुड़िया ने जो जो देखा था वह सुनाती है। शहर के पूरब में एक देवता है। वह 100 फीट के भीतर है। उस देवता के आगे एक घड़ा भर दिनार है। वह चाहती है कि वहाँ एक मंदिर बनवाया जाए। यही बस मैंने देखा और यह सब सुनकर आई। महाराज ने वह सब लिख लिया। अगली सुबह महाराज कामगारों को ले जाकर घड़े को खुदवाता है। वहाँ अनमोल मोती उसे मिलते हैं। वहाँ से हनुमान जी के मंदिर जाता है। 3 हांडी सोना उसे वहाँ पर मिलता है। फिर राजमहल के पिछवाड़े जाकर सोने का सिंहासन निकलवाता है। फिर शहर जाकर गौशाला की बाम्बी के पास जाकर रत्नों को निकलवाता है। राजा अब देशवंताचारी को याद कर उसे बुलाकर मोती माणिक देकर सम्मान करता है। 12 घड़ों में से जो सोने के सिक्के मिले उनमें वहाँ पर एक मंदिर बनवाकर देशवंताचारी को पुजारी बनाता है। यह खबर उसकी पत्नी को भी मिलती है। वह भी आती है। खबर सुनकर उसके सभी भाई उसके पास आते हैं। उसका ऐश्वर्य देखकर मूर्छित हो जाते हैं। वह उन्हें भी सोना संपदा देकर घर भेजता है। पति पत्नी सुख से जीवन बिताते हैं। दोस्तों कैसी लगी आज की ये कहानी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इस तरह का अच्छे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों।